साथियों सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे आज के नए सेशन में। आज का विषय रहने वाला है अक्षांश और देशांतर। आज अपने बात करने वाले हैं कि पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर होते हैं, क्या काम होता है अक्षांशों का और क्या काम होता है देशांतरों का, किस चीज के लिए ये बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बात रहती है अक्षांशों की कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश, तो साथियों अक्षांश होते हैं जो पृथ्वी यानी ग्लोब के ऊपर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं। एक तो बनाई जाती हैं खड़ी रेखाएं और एक बनाई जाती है आड़ी रेखाएं, यानी कि इस प्रकार ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो रेखाएं बनाई जाएंगी वो इस प्रकार ये बनाई जाती हैं आड़ी रेखाएं। ये इस प्रकार आड़ी रेखाएं होती हैं और इस प्रकार ये खड़ी रेखाएं भी होती हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर आड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी वास्तव में ये रेखाएं दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ मानचित्र पर समझने के लिए बनाई जाती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है काल्पनिक रेखाएं। और काल्पनिक रेखाएं खड़ी और आड़ी दो प्रकार की होती हैं। इन दोनों को नाम दिया गया है अक्षांश और देशांतर। यानी ये जो खड़ी आड़ी रेखाएं हैं इस प्रकार की, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ लाइनें बनाई गई हैं, ये कहलाते हैं अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण जो खड़ी रेखाएं हैं ये कहलाती हैं देशांतर। तो प्रश्न यहां ये उठता है कि अक्षांश और देशांतर ये काल्पनिक रेखाएं क्यों बनाई गई हैं, क्या उपयोग है अक्षांशों का, क्या उपयोग है देशांतरों का। तो आज की कक्षा में अपने सिर्फ अक्षांशों की बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं। तो उसके लिए पहले आप ये देखिए, ये आपके सामने डायग्राम है, ये है पृथ्वी और पृथ्वी पर इस प्रकार बनाई जाती हैं आड़ी रेखाएं जिनको हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांशों पर अपने बात करने वाले हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच देखिए इस प्रकार ये एक रेखा आड़ी रेखा गुजारी गई है और इसके ऊपर 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक रेखाएं बनाई गई हैं और 0 डिग्री से दक्षिण में 90 डिग्री तक रेखाएं बनाई गई हैं। यानी ये रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ की वर्त बनता है। ये एक इसको अक्षांश वर्त भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ ये रेखा बनती है इस प्रकार। जैसे कि ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23.5 डिग्री रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा है, ये 90 डिग्री वर्त है, ये 90 डिग्री वर्त है। तो सबसे पहले तो अपने अक्षांशों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। तो ग्लोब पर बनाई गई आड़ी रेखाएं, और ये आड़ी रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांश हैं, सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है। तो अगर हम देखें तो देखिए ये है ग्लोब और इस ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में यानी बीचों बीच में से एक रेखा इस प्रकार गुजरती है जिसको नाम दिया गया है 0 डिग्री रेखा और इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के दक्षिण वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रश्न ये उठता है इनकी संख्या कितनी है अक्षांशों की। तो 0 डिग्री के बाद उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश शुरू होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस प्रकार धीरे धीरे अक्षांश बढ़ते जाते हैं और लास्ट जो अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध का वो है 90 डिग्री अक्षांश। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ते बढ़ते लास्ट में अक्षांश आता है 90 डिग्री। तो प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो अगर आप देखिएगा तो एक तो बिल्कुल सेंटर में 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश, 0 डिग्री के दक्षिण में 90 अक्षांश, यानी टोटल 180 और एक 0 डिग्री को मिला लिया जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या जो है वो है 181। कुल अक्षांश 181 हैं, लेकिन इनमें से अक्षांश रेखाएं कितनी हैं
तो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें से 179, क्योंकि जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव का उत्तरी बिंदु है, जो कि अक्षांश रेखा ना होकर ये अक्षांश बिंदु कहलाता है। और उसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण वाला भी अक्षांश रेखा ना होकर अक्षांश बिंदु कहलाता है। तो ये दो बिंदु निकाल दीजिए, तो अक्षांश रेखाएं हैं 179 और अक्षांश बिंदु हैं 2, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। तो टोटल अक्षांश हो गए 181, जिसमें से 179 रेखाएं और 2 अक्षांश बिंदु हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्यों बनाई जाती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इनके पीछे 2 रीजन है साथियों। एक तो किसी भी देश की स्थिति निर्धारण करने के लिए कि कोई भी देश, कोई भी राज्य विश्व में कहां पर स्थित है, और दूसरा विश्व की जलवायु निर्धारण करने के लिए। स्थिति का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई देश विश्व में यहां पर स्थित है इस प्रकार, तो जहां से वो देश शुरू होता है उस देश का एक उत्तरी बिंदु होता है और उस देश का दक्षिणी बिंदु होता है। तो जहां उसका उत्तरी बिंदु होता है वहां पर उसको कोई ना कोई अक्षांश रेखा काट रही होगी, और जहां उसका दक्षिणी बिंदु होता है वहां पर भी उसको कोई ना कोई अक्षांश रेखा काट रही होगी। मान लीजिए इसके दक्षिणी बिंदु में इसको अक्षांश रेखा काट रही है, मान लीजिए ये कोई भी देश है पृथ्वी के ऊपर, तो इसके उत्तरी बिंदु पर कोई ना कोई अक्षांश काटेगा, दक्षिणी पर कोई ना कोई अक्षांश काटेगा। मान लीजिए ये है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ये है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इस देश का नाम है ए देश। तो क्या कहा जाएगा, ए देश की विश्व में स्थिति क्या है, यानी विश्व में कहां पर स्थित है, तो कहा जाएगा ए देश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यानी अक्षांशों का पहला काम है किसी भी देश या राज्य या कोई भी स्थान की पृथ्वी के ऊपर लोकेशन निकालना, स्थिति निर्धारित करना, और वो स्थिति बताई जाती है उसके उत्तरी भाग से कौन सा अक्षांश काट रहा है और दक्षिणी बिंदु से कौन सा अक्षांश काट रहा है। इन दोनों अक्षांशों के द्वारा हम उस देश की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं विश्व में। यह है इसका पहला काम। दूसरा काम जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है जलवायु निर्धारण करना, कि विश्व के प्रत्येक देश की जलवायु का हम इन अक्षांशों के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश की जलवायु किस प्रकार की है। चाहे हमने कभी उस देश के बारे में अध्ययन नहीं किया, फिर भी अक्षांशीय स्थिति यदि हमें पता है तो हम जलवायु का पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए हमें इससे पहले जो कुल अक्षांश हैं उन अक्षांशों में से 2-3 एक अक्षांश हैं, उन 2-3 अक्षांशों के बारे में दो तीन अक्षांश रेखाओं के बारे में ध्यान में रखना है। एक तो साथियों जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में से रेखा गुजरती है 0 डिग्री रेखा, एक तो ये, दूसरी रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और तीसरी है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। ये आपको ध्यान में रखनी है 5 रेखाएं। इन्हीं 5 रेखाओं के द्वारा हम किसी भी देश की जलवायु का पता लगा सकते हैं। ये है 0 डिग्री रेखा, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और लास्ट में ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए साथियों इनके अलग अलग नाम है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा, 0 डिग्री को कहा जाता है भूमध्य या विषुवत रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा, 66.5 उत्तरी को कहा जाता है आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वर्त, कुछ भी कह सकते हो आप। और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसके इन 5 रेखाओं के आधार पर हम पूरे विश्व की जलवायु का निर्धारण कर देंगे। किस प्रकार करेंगे, देखिए जलवायु में कुछ एक शब्द देखिए। विश्व की जलवायु को इन 4 भागों में बांटा गया है। एक तो उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु,
दूसरी शीतोष्ण जलवायु और तीसरी शीत जलवायु। मुख्यतः ये 3 प्रकार की जलवायु हैं। उष्ण से अर्थ है गर्म जलवायु और शीत से अर्थ है ठंडी जलवायु। शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है, देखिए, शीत प्लस उष्ण बराबर शीतोष्ण हो गया। यानी शीत और उष्ण, ऐसा क्षेत्र जहां पर शीत यानी ठंडी जलवायु, उष्ण यानी गर्म जलवायु, दोनों का मिक्सचर है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर शीत जलवायु का प्रभाव भी है, उष्ण का भी प्रभाव है, दोनों का मिक्सचर है, वो कहलाता है शीतोष्ण जलवायु। यानी यहां ना अत्यधिक गर्मी होती है ना अत्यधिक ठंड होती है, लगभग सम जलवायु मानी जाती है ये। तो ये 3 प्रकार की जलवायु पूरे विश्व की निर्धारित की जाती है। किस आधार पर यह जलवायु निर्धारित होती है, तो ये होती है सूर्य की स्थिति के आधार पर। अगर हम सूर्य की स्थिति को देखें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और घूर्णन भी करती है। सूर्य का चारों तरफ पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण इस प्रकार का है, और साथ ही में पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई भी है। तो उस 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका होने के कारण सूर्य हमेशा पृथ्वी के इस 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और इस 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा, इन्हीं 3 रेखाओं के बीच वर्ष भर घूमता रहता है। यानी सूर्य की सीधी किरणें हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा इन्हीं के बीच में पड़ेंगी, कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होना। यानी सूर्य ना तो इस 23.5 डिग्री को क्रॉस करके ऊपर जाएगा और ना इस 23.5 डिग्री को क्रॉस करके नीचे आएगा, वर्ष भर इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में घूमेगा। उसकी तारीख क्या है साथियों, तारीख को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये है सूर्य, जो कि है 0 डिग्री के ऊपर, हालांकि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ समझने के उद्देश्य से आपको बता रहे हैं। ये है सूर्य जो कि 0 डिग्री के ऊपर है, और मैं आपको तारीख बता रहा हूं किस तारीख को सूर्य कहां पर होगा, पृथ्वी की कौन सी अक्षांश रेखा पर होगा, क्योंकि वर्ष भर रहेगा इन 3 के बीच में ही। तो सूर्य 21 मार्च के दिन कहां पर होगा, सीधा चमकेगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर। और 21 मार्च के बाद सूर्य जाएगा कर्क रेखा की तरफ, और कर्क रेखा तक जाने में सूर्य को टाइम लगता है 3 महीने यानी 90 दिन का टाइम। और राइट 3 महीने बाद 21 मार्च से 3 महीने बाद यानी 21 जून को सूर्य पहुंच जाता है कहां पर, कर्क रेखा पर। यानी कि 21 जून को अब सूर्य कहां पर आ चुका है, कर्क रेखा पर आ चुका है। तो कर्क रेखा पर आने के कारण अब सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। और मैंने अभी बताया कि सूर्य कभी भी कर्क रेखा को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 21 जून के बाद सूर्य वापस नीचे आना शुरू होगा, और वापस कहां पर आएगा, तो भूमध्य रेखा पर वापस आएगा। तो जाने में 3 महीने का समय लगा, तो आने में भी 3 महीने का समय लगेगा। यानी 21 जून के बाद 3 महीने के बाद सूर्य वापस कहां आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर। यानी ये दिन होगा 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर पुनः आ जाएगा। अब सूर्य जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा की तरफ, और मकर रेखा तक जाने में भी इसको टाइम लगेगा 3 महीने, क्योंकि सेम जितना ये स्पेस है उतना ही ये स्पेस है। तो 23 सितंबर के बाद 3 महीने लगेंगे इसको मकर रेखा तक जाने में, और मकर रेखा तक ये पहुंचेगा। एग्जैक्ट मकर रेखा के ऊपर सीधा सूर्य चमकेगा 22 दिसंबर के दिन। यानी 22 दिसंबर के दिन सूर्य की स्थिति होगी मकर रेखा के ऊपर सीधा, यानी ये मकर रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा है 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर के बाद मकर रेखा को भी क्रॉस नहीं करेगा, वही कारण अभी जो बताया था कि कर्क और मकर इसके लास्ट पॉइंट हैं, इनको क्रॉस नहीं करता, क्योंकि 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। उसके बाद 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर से वापस ऊपर आना शुरू हो जाता है, और वापस ऊपर आने में भी कितना टाइम लगेगा, तो 3 महीने लगेंगे। तो 22 दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 21 मार्च को वापस सूर्य 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा, और 21 मार्च अपनों ने पहले से लिख रखा है। यानी फिर वापस वही परिस्थिति शुरू हो जाएगी। 21 मार्च के बाद 21 जून को यहां, फिर वापस आएगा 23 सितंबर को यहां, फिर मकर रेखा पर आएगा 22 दिसंबर को, फिर बढ़ जाएगा 21 मार्च को। तो ये स्थिति ऐसे ही चलती रहती है। यानी सूर्य 6 माह कर्क रेखा से
भूमध्य रेखा के बीच बिताता है और 6 माह भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच में बिताता है। ये रहती है सूर्य की स्थिति। इसके कारण से देखिए सूर्य हमेशा वर्ष भर इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में रहता है। इस कारण से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये सारा क्षेत्र, यहां पर हमेशा वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, हमेशा सीधी पड़ती हैं। इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का सारा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा। यानी यहां की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये क्षेत्र होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र। यानी इस भाग में आने वाले सभी देश क्या होंगे, गर्म होंगे, यानी यहाँ की जलवायु गर्म होगी। उसके बाद देखिए ये तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ये क्षेत्र गर्म है। तो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ रही हैं, सबसे ज्यादा सीधी तो यहां पड़ रही हैं। मान लीजिए 0 डिग्री पर है तो सीधी किरणें तो यहां पड़ेंगी। सबसे ज्यादा तिरछी देखिए कहां पड़ेंगी, तो सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी, 90 डिग्री या फिर ये वाला 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेंगी। तो तिरछी पड़ने